बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल में खुशामदीद। दादा ने नया मकान खरीदा था, लेकिन सब उसके ऊपर वाले मकान पर जाने से डरते थे कि वहाँ जन्नत का साया है, पर उस बात को मैं नहीं मानती थी। जबी सबसे छुपकर ऊपर चली गई। ये देख के मैं तंग रह गई कि ऊपर एक 5 साल बच्ची डरकर छुपी हुई थी। मैंने उसे खाना खिलाया और साथ ले जाने लगी, पर वो ना मानी। अब मैं रोज उसकी जगह ऊपर खाना लाती। तब एक दिन वो मुझे अपने साथ कमरे में ले गए, लेकिन कमरे का दरवाजा खुलते ही मेरी रूह फना होने लगी कि अंदर मेरे सारे ही घर वाले थे। मैं जल्दी से बाहर जाने लगी जब एक जवान खूबसूरत जिन्सा था। सारा सामान अंदर रख दिया है? अम्मी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैंने कहा, जी अम्मी, रख दिया है। इतने में अप्पू किचन से आए। उनके हाथ में ठंडे पानी की बोतल और गिलास था। उन्होंने सोफे पर बैठते हुए कहा, घर में शिफ्ट करना कितना मुश्किल अमल है। अप्पू ने पानी गिलास में डाला और अम्मी की तरफ देखते हुए बोले, बेगम, आपने पानी पीना है? अम्मी ने कहा, जी आप पी लें, फिर मुझे भी डाल दें। इस दौरान भाई और भाभी अपने कमरे से आए और भाई तो सोफे पर दराजी हो गए। भाभी ने अम्मी के करीब रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अम्मी, हमने अपना, दादा का और आपका कमरा बिल्कुल सेट कर दिया है। मैंने कहा, भाभी, मेरे कमरे का क्या बनेगा? भाई बोले, तुमने कमरे का क्या करना है, कहीं भी सो जाना। मैं तन कर खड़ी हो गई। ओह अच्छा, मैं कहीं भी सो जाऊं? भाई फिर से बोले, हाँ, तो चुईया को एक बिल ही तो चाहिए होता है, वो पूरे कमरे में थोड़ी रहती है। भाई की बात सुनकर सब हंस पड़े। मैंने पाँव पर रखते हुए अप्पू से कहा, अप्पू, देख रहे हैं आप भाई को, हमेशा ये मुझे तंग करते रहते हैं। इतने में दादा ऊपर वाली मंजिल से नीचे आए और बोले, क्यों भाई, कौन तंग कर रहा है मेरी पोती को? छोटे मियाँ, तुम क्या अपना खाना पीना बंद कराना चाहते हो? दादा ने मेरे करीब ही सोफे पर बैठते हुए कहा। मैं खुश हो गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी अब बताएं। ये कहकर मैं दादा के पास बैठ गई। तब भाई कान पकड़ते हुए बोले, माफ कर दे दादा जान, मैं घर से नहीं निकलना चाहता। भाई की यह अदाकारी देखकर सब ही हंस पड़े। रात के खाने के बाद तो मुझे क्या, सब घर वालों को थकन से ऐसी नींद आई कि सब घर वाले अपने कमरे में गए और फिर किसी की आवाज न आई। उठ जा हुमैरा, सुबह हो गई है, अम्मी नाश्ते के लिए बुला रही हैं। भाभी ने मुझे हिलाते हुए कहा। मैंने तकिया सर पर रखते हुए कहा, भाभी आज तो सोने दें, कल इतना काम किया है, मेरी तो थकावट भी अभी नहीं उतरी। भाभी ने कहा, तो अभी कौन सा काम खत्म हुआ है, बहुत सारे काम रहते हैं, वो खत्म कर और मेरे साथ फिर सुकून से सोती रहना। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। अम्मी ने अंदर झांकते हुए कहा, हुमैरा, क्या ये जरूरी है कि मुझे ही तुम्हें उठाने के लिए आना पड़े? अम्मी की आवाज सुनकर मैं उठ गई और बोली, अम्मी, अब तो नींद की शहजादी अभी आ जाए तो नींद कहाँ आएगी। ले, मैं उठ गई। अम्मी, और मेरा तो ख्याल है कि सिंगल स्टोरी वाला घर भी हमारे लिए काफी था। दादा बोले, ऐसे घर के इंतजार में मैं दादा बन गया हूँ, मगर ऊपर वाली मंजिल पे रहने के लिए मैं अभी भी जवान हूँ। मैंने कहा, वाह मेरी क्यूट दादा जान, ऊपर आपका और मेरा कमरा साथ साथ होगा। अगले दिन मैंने और दादा ने पूरी प्लानिंग की हुई थी कि हमने ऊपर वाली मंजिल को फर्निश्ड करना है। मैं अपनी पसंद की पेंटिंग्स उठाने में मसरूफ थी कि ऊपर से दादा की आवाज आई, कौन है यहाँ? दादा की आवाज सुनकर मैं ऊपर की तरफ भागी। मैं सीढ़ियां चढ़ती ऊपर पहुंची तो दादा जान हवास बाख्ता उस कमरे के पहाड़ नीचे बैठे आंखें फाड़े कमरे के अंदर देख रहे थे। मैं भागती हुई दादा के पास पहुंची। मैंने दादा के कंधों पर हाथ रखा और बोली, क्या हुआ दादा जान? दादा ने हड़बड़ा कर मुझे देखा और बोले, बेटा, इस कमरे में कोई है, वो देखो। ये कहकर दादा ने कमरे की तरफ उंगली से इशारा किया। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने अंदर देखा तो अंदर कोई नहीं था। मैंने कहा, दादा जान, वहां तो कुछ नहीं है। दादा ने कहा, हाँ, मैंने तो खुद। मैंने कहा, दादा, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने दादा को सहारा देकर उठाया और बोली, उठे दादा जान, नीचे चलते हैं। जो ही मैंने दादा को उठाया और हम नीचे जाने लगे, अभी हम चंद कदम ही चले थे कि उसी कमरे का दरवाजा धड़ से बंद हुआ। दरवाजे की आवाज सुनकर दादा ने सरगोशी की, खामोशी से नीचे चलो, पीछे नहीं देखना। मैं और दादा चल पड़े।
हैरत तो मुझे भी बहुत हुई, दरवाजा इस तरह जोर से खुद कैसे बंद हो सकता है। ये मानना नामुमकिन था कि दरवाजा खुद ही इस तरह बंद हो जाए। आखिर ये हो क्या रहा था? क्या जो दादा जान कह रहे थे वो ठीक था? मैं और दादा नीचे आए तो अम्मी भी ऊपर ही आ रही थी। हमें देखकर रुक गई और बोली, सब खैरियत है अब्बा जी? मैंने आपकी आवाज सुनी तो मुझे तशवीश होने लगी। मैंने दादा को सोफे पर बिठाया। अम्मी बोली, जाओ अब्बा जी के लिए पानी लेकर आओ। ये सुनकर मैं पानी लेने किचन में चली गई। मैं पानी का गिलास लेकर आई। पानी का गिलास मैंने दादा की तरफ बढ़ाया। दादा ने पानी पिया और गिलास टेबल पर रखकर अम्मी से कहने लगे, बहू, मेरा ख्याल है कि हम नीचे वाले पोर्शन में ही रहें। ऊपर वाले पोर्शन में जाने से गुरेज करना ही बेहतर रहेगा। अम्मी सोफे पर बैठते हुए बोली, अब्बा जी कैसी बातें कर रहे हैं? आपने ये घर पसंद ही डबल स्टोरी की वजह से किया था, तो क्या ऊपर वाला हिस्सा यूं ही बेकार पड़ा रहेगा? दादा बोले, मुझे नहीं मालूम बहू, मगर मेरा ख्याल है कि कुछ दिन इंतजार कर लो, वक्त खुद सारे सवालों के जवाब दे देगा। आज का दिन तो बहुत ही बुरा गुजरा था। नए घर में हमारा आज 5वां दिन था। 4 दिन से घर की सेटिंग में लगे हुए थे। आज ऊपर वाले पोर्शन को सेट करना चाहा तो दिल ही टूट गया। दादा जान को भी मेरी तरह ऊपर शिफ्ट होने का शौक था। दादा जान ने तो ये घर भी डबल स्टोरी की वजह से खरीदा था। दिल में अजीब वसवसे आने लगे। हमारी सारी फैमिली पढ़ी लिखी थी। हम इन बातों पर यकीन नहीं रखते थे, मगर दिल में अचानक एक ख्याल आया कि जिससे हमने ये घर खरीदा था उसने मार्केट रेट से कम पर हमें ये घर बेचा था। कहीं इसकी वजह? मैंने दिल में आते ख्याल को झुठलाया। बस कर हुमैरा, क्या सोच रही है? पढ़ लिख कर अब ऐसी वाहियात बातें सोचेगी? मैं ये सोचकर अपने कमरे की तरफ चल दी। चंद दिन ही गुजरे थे कि अम्मी बीमार हो गई। अम्मी सेहत याब हुई तो अब्बू बीमार हो गए। अब्बू ठीक हुए तो भाभी बीमार हो गई। दादा को बड़ी तशवीश हुई। हम सब भाभी के कमरे में बैठे थे कि दादा बोले, क्या ये सबका बारी बारी बीमार होना महज इत्तेफाक है? अब्बू ने कहा, अब्बा जी क्या कहना चाह रहे हैं? दादा ने कहा, बेटा ये घर बड़े अरमानों से खरीदा था। तुम्हारी माँ तो ऐसे घर का ख्वाब आंखों में लिए दुनिया से चली गई, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अब्बू ने कहा, अब्बा जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है, ये आपका वहम भी तो हो सकता है। दादा ने कहा, हाँ अल्लाह करे कि वहम हो। तुम एक काम करो। अब्बू ने कहा, अब्बा जी आप हुक्म करें। दादा ने कहा, घर में ख़त्म करवाओ। बहू की तबीयत भी ठीक होने के लिए दुआ कराती जाएगी और बलाएं टलने के लिए भी। अब्बू ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी बोली, मैं आज ही सारी तैयारी कर लेती हूँ, कल ही ख़त्म करा लेते हैं। हुमैरा तुम एक काम करो। मैंने फौरन कहा, जी अम्मी। अम्मी खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आओ, हम जरा लिस्ट बनाते हैं कि ख़त्म के लिए क्या कुछ मंगवाने की ज़रूरत है। मैंने कहा, ठीक है। मैं और अम्मी कमरे से बाहर निकल आए और अम्मी के कमरे की तरफ चल दिए। अम्मी आगे आगे थी और मैं अम्मी के पीछे पीछे। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दुपट्टा पकड़कर खींचा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर पीछे कोई नहीं था। मैं हैरत से पीछे देखती अम्मी के कमरे में दाखिल हो गई। अम्मी ने मुझे बाजू से पकड़कर हिलाया और बोली, हुमैरा पीछे क्या तलाश कर रही हो, अंदर आ जाओ। तब मुझे होश आया। मैंने कहा, जी अम्मी कुछ नहीं, बस वैसे ही। अगले दिन हमारे घर में कुरान पाक का ख़त्म था। ख़त्म कुरान पाक की तकरीब बहुत अच्छी रही। ख़त्म कुरान पाक के बाद हमारे घर के इर्द गिर्द से मोहल्ले की जो ख़वातीन आई थी उनसे भी हमारा तारुफ हो गया। हम भी उस मोहल्ले में नए थे, तो आने वालों को हमारे बारे में और हमें उनके बारे में जानने का मौका मिला। चंद दिनों में भाभी भी ठीक हो गई। भाभी के सेहत याब हो जाने के कई दिन बाद तक कोई बीमार ना हुआ, तो दादा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज हस्बे मामूल शाम का वक्त था। दादा और मैं लॉन में बैठे थे। अम्मी और भाभी किचन में मसरूफ थी। दादा कहने लगे, हुमैरा जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। मैं उठी और अंदर आ गई। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में पहुंची, मेरी नजर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर पड़ी। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई तेजी से भागता सीढ़ियों से ऊपर गया हो, मगर मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा था। तो फिर ये वहम कैसा था? मैं किचन में गई, दादा के लिए पानी लिया और वापस लॉन में दादा जान को पानी देकर दोबारा अंदर आई।
और सीढ़ियों के पास खड़ी होकर ऊपर देखने लगी। इरादा था कि ऊपर जाऊं। इसी असना में अम्मी की आवाज आई, हुमैरा। मैंने घबरा कर अम्मी की तरफ देखा तो अम्मी ने कहा, ऊपर क्या देख रही हो? मैंने कहा, अम्मी ऊपर चली जाऊं? अम्मी बोली, नहीं, तुम्हारे दादा ने ऊपर जाने से सख्ती से मना किया है। मैंने कहा, अम्मी आप भी इन बातों पर यकीन करती हैं? वो कहने लगी, बात यकीन करने की नहीं, बात यह है कि हमारे बड़ों की बात हमें माननी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी कोई ना कोई बेहतरी ही छुपी होती है। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, और ये कहकर मैं सीढ़ियों के पास से वापस आई, सोफे पर बैठी और टीवी ऑन कर लिया। तजस्सुस बंदे के लिए खुद भी बहुत बड़ी बेचैनी होती है। इंसान के अंदर ये तजस्सुस ना होता तो दुनिया में इतनी तरक्की ही ना हुई होती, क्योंकि जो ही बंदे के अंदर तजस्सुस पैदा होता है वो खोज लगाने और हल तलाश करने के लिए कमर बस्ता हो जाता है। आजकल तजस्सुस का एक कीड़ा मेरे अंदर भी घूम रहा था। उस दिन के बाद तो दादा ने ऊपर जाने से ही मना कर दिया था, मगर मुझे एक लम्हे आराम नहीं था। सच तो ये था कि मैं जब भी नीचे बैठकर ऊपर की तरफ देख रही होती थी तो अक्सर मुझे ऐसा महसूस होता जैसे ऊपर कोई है जो हमें बड़े गौर से देख रहा है, हमारी बातों से लुत्फ अंदोज हो रहा है, हमें देखकर मुस्कुरा रहा है। एक दिन तो मुझे ऐसा भी लगा था जैसे किसी ने मेरे पीछे मेरा दुपट्टा खींचा हो। अगर दादा जान की बात ठीक थी तो क्या वाकई ऐसा ही था कि ऊपर कोई गैर मरई कुव्वत थी? मगर यूं हाथ पे हाथ धरे रहना इस मसले का कोई हल तो नहीं था, क्योंकि ये घर तो हमारा ही है। हमारे घर का एक हिस्सा क्या यूं ही बेकार पड़ा रहेगा? ये तो कोई बात ना हुई। और आज मुझे मौका मिल ही गया। अम्मी और भाभी पड़ोस में जाने के लिए तैयार हो गई। पड़ोस की खाला बीमार थी, जिनकी अयादत के लिए अम्मी और भाभी जा रही थी। अम्मी और भाभी चली गईं। दादा जान अपने कमरे में आराम कर रहे थे। मुझे रोकने वाला घर पर कोई नहीं था और मुझे मौका मिल ही गया। मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़ती दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। ऊपर वाला पोर्शन भी बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ था जैसा कि नीचे वाला बना हुआ था। 3 कमरे, ड्राइंग रूम, 2 अटैच बाथ, एक किचन और एक छोटा सा सहन। यकीनन ये घर बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन उस दिन के वाकये ने जो दादा के साथ पेश आया मेरे ऊपर रहने के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। मैंने हर कमरे का बगौर जायजा लिया, बालकनी में टहलती रही, मगर मुझे कुछ भी ऐसा महसूस न हुआ जो गैर मामूली हो। फिर दिल में ख्याल आया कि इससे पहले कि अम्मी आ जाए और गुस्सा हूँ, मुझे अब नीचे जाना चाहिए। जैसे ही मैं वापसी के लिए मुड़ी और बालकनी से अंदर आई, मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, मैं खौफ के मारे दीवार के साथ जा लगी और मैंने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख दिए। जिस कमरे के बाहर दादा जान उस दिन गिरे हुए थे, उसी कमरे के बाहर एक कोने में कोई 5-6 साल की बच्ची अपने दोनों घुटनों के दरमियान मुंह रखकर बैठी हुई थी। मगर हमारे घर में ये बच्ची कहाँ से आई? क्या ये इंसान की बच्ची है या कोई? अब तो मैं खौफ से खुद कांपने लग गई थी। मैं नीचे जाना चाह रही थी, मगर खौफ से एक कदम नहीं उठा रही थी कि इसी लम्हे उस बच्ची ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बाकायदा रो रही थी और सिसकियां ले रही थी। उसे इस तरह रोता देखकर मुझे उस पर तरस आ गया। मुझे तो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आखिर वो बच्ची बोल पड़ी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। अरे ये क्या, ये बच्ची भूखी है? मैंने दिल ही दिल में सोचा। आखिर मेरा खौफ थोड़ा कम हुआ। मैंने कहा, अगर मैं खाना खिलाऊं तो क्या तुम खाना खाओगी? वो रोते हुए बोली, हाँ मैं खाना खाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम कहीं मत जाना। 5 साल की उस बच्ची ने अपने आंसू साफ किए और बोली, ठीक है। मुझे उस पर बड़ा ही तरस आया। मैं जल्दी से नीचे किचन में आई। आज भाभी ने बहुत मजेदार बिरयानी बनाई थी। मैंने प्लेट में बिरयानी डाली, एक गिलास में पानी लिया और छत पर आ गई। वो बच्ची वहीं बैठी हुई थी, मेरे हाथ में खाना देखकर मुस्कुराई। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, मगर मैंने अल्लाह का नाम लेकर अपना दिल मजबूत किया और उस बच्ची के करीब जाकर खाना उसके सामने रखा। तो वो बोली, आप भी बैठ जाए ना। मैं उससे थोड़ा पीछे हटकर बैठ गई। वो चम्मच के बजाय हाथ से खाना खाने लगी। मैंने कहा, तुमने तो हाथ भी नहीं धोए, हाथ धोए बगैर ही खाना खाने लग गई हो, चम्मच से खा लो ना। उसने मेरी तरफ देखा, फिर गिलास के पानी से वहीं बैठे उसने अपना हाथ धोया और दोबारा खाना खाने में मसरूफ हो गई।
छोटी सी बच्ची ऐसे खाना खा रही थी जैसे कई दिन की भूखी हो। जब वो खाना खा चुकी तो उसने अपने हाथों को अपनी कमीज ही से साफ किया, प्लेट को ट्रे में रखा और ट्रे मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा, अगर अभी भी भूख लगी है तो और खाना ले आती हूँ। वो बोली, नहीं, मेरा पेट भर गया है। मैंने ट्रे उठाया और हिम्मत करके पूछ ही लिया, तुम कौन हो और यहाँ छत पर कैसे आई हो? वो बोली, मैं यहाँ करीब ही रहती हूँ। मैंने कहा, क्या तुम्हारे घर में तुम्हें खाना खिलाने वाला कोई नहीं है? वो बोली, मेरे अम्मी अब्बा दोनों 20 दिन पहले किसी जरूरी काम से गए थे, मगर अब तक वापस ना आए। मेरा एक बड़ा भाई भी है, वो भी 10 दिन पहले कहीं गया था, मगर वो भी अब तक नहीं आया। मेरी एक सौतेली बहन है, वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती है। सौतेली का लफ्ज सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा, सौतेली बहन? वो बोली, हाँ, मेरे अप्पा ने दूसरी शादी की थी क्योंकि मेरी अम्मा को एक जहरीले सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो जिंदा नहीं बची, तो मेरे अप्पा ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली बहन बहुत बड़ी है, बिल्कुल आप जितनी है। मैं हैरत से उसको तकने लगी और बोली, तुम्हारी सौतेली बहन इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? वो बोली, जी, जब मेरी सौतेली अम्मा घर आई थी तो उनके साथ मेरी बड़ी बहन भी साथ आई थी। अब मुझे क्या पता कि वो इतनी बड़ी क्यों है। जब से मेरे अब्बा और भाई गए हैं, मेरा कोहकाफ में कोई ख्याल नहीं रखता। कोहकाफ का नाम सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे जिस्म में सरसराहट हुई है। जो कुछ मैं सुन रही थी, क्या ये दुरुस्त था? मैंने कहा, तुम कोहकाफ में रहती हो? वो बोली, मैं कोहकाफ में रहती थी, मगर अब नहीं रहती हूँ क्योंकि मेरी सौतेली बहन मुझे तंग करती है और मुझे भूखा रखती है। उसकी बात सुनकर मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, क्या ये सगी सौतेले का फर्क तेरी हर मखलूक में ही है? मैंने कहा, तुम यहाँ आ जाया करो, मैं तुम्हें खाना खिला दिया करूंगी। वो मुस्कुराई और कहने लगी, आप बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा, क्या मैं जाऊं? वो बोली, जी। उसकी बात सुनकर मैं तेज तेज कदम उठाती नीचे चली आई। मैं किचन में पहुंची, बर्तन मैंने सिंक में रखे, जल्दी से फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पिया। मैंने महसूस किया कि मेरे माथे पर ठंडे पसीने आए हुए थे। मैंने अपना पसीना साफ किया और अपने कमरे में चली आई। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे का एसी ऑन कर दिया। मुझे गर्मी लग रही थी, दिल घबरा रहा था। मुझे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जिन्नात की बच्ची से मिलकर आ रही हूँ। यानी उस दिन दादा जान ने महसूस कर लिया था कि ऊपर कुछ भी नॉर्मल नहीं है। मैं आंखें मूंदे अपने बेड पर लेट गई। काफी देर के बाद जब मेरी सांसें बहाल हुई, मेरा दिमाग सोचने समझने के काबिल हुआ, तो मैंने सोचा, चाहे वो बच्ची इंसान नहीं थी, मगर थी तो तकलीफ में ही। मैंने उसकी मदद करके अच्छा किया है। बेचारी पूरे एक दिन से भूखी थी। अल्लाह के यहाँ मेरी ये नेकी भी तो लिखी जाएगी। ये जरूरी तो नहीं कि नेकी सिर्फ इंसानों के साथ ही की जाए। बहरहाल मेरा दिल जैसे मुतमईन था। यही बातें सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। अभी मुझे सोए थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि अम्मी मुझे जगाते हुए बोली, हुमैरा, क्या तुमने दोपहर का खाना खा लिया था? अब उठ जाओ क्योंकि शाम होने वाली है। अम्मी की आवाज सुनकर मैं उठकर बैठ गई। घड़ी पर नजर डाली तो 5 बज रहे थे। मैंने कहा, अम्मी, शाम तो हो ही गई है। वो बोली, हाँ, तभी तो कह रही हूँ कि उठ जाओ। और कितना सोगी? ये कहते हुए अम्मी कमरे से बाहर चली गई। चाय पीने का दिल है तो बाहर आ जाओ। अगले दिन दोपहर के खाने के बाद जब अम्मी और भाभी कैलोला के लिए अपने कमरे में चली गईं, दादा जान भी अपने कमरे में आराम करने लगे, तो मैंने खाना ट्रे में रखा और ऊपर आ गई। जैसे मैं ऊपर आई, मैंने देखा वो बच्ची वहीं बैठी थी। मुझे देखते ही खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आपने ही कहा था कि मुझे भूख लगे तो यहाँ आ जाना। मुझे इस बच्ची की मासूमियत पर बड़ा प्यार आया। मैंने खाना उसके सामने रखा और वो खाना खाने में मसरूफ हो गई। चाहे ये बच्ची इंसान नहीं थी, मगर आज मुझे उससे डर नहीं लग रहा था। उसने खाना खत्म किया और बोली, इतने मजे मजे के खाने कौन बनाता है? मैंने कहा, मेरी भाभी और अम्मी बनाती हैं। वो बोली, आप खाना नहीं बनाती हैं, आप सिर्फ खाना खाती हैं। मैं उसकी बात सुनकर बेसाख्ता हंस पड़ी और बोली, अब ऐसी भी बात नहीं है, खाना तो मुझे भी बनाना आता है, लेकिन अम्मी और भाभी की वजह से मुझे काम कम करना पड़ता है। वो कहने लगी, तो क्या आप सारा दिन मजे करती रहती हैं?
مجھے اس بچی کا بے تکلفانہ انداز پسند آیا۔ میں نے کہا ہاں، سچ تو یہی ہے کہ میں سارا دن مزے کرتی رہتی ہوں۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو آپ میرے ساتھ گوکاف چلیں، وہاں بھی آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ وہ بچی کافی دیر مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ آج مجھے اس کے ساتھ باتیں کر کے بہت مزہ آیا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اگر جن بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں تو اوپر رہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کیا پتا دادا جان نے اسی کو دیکھا ہو اور وہ ڈر گئے ہوں۔ اب تو اس بچی سے میری روزانہ ملاقات ہونے لگی۔ وہ اپنے مقررہ وقت پر آ جاتی اور میں اس کے لیے کھانا لے کر اوپر چلی جاتی۔ وہ کھانا کھاتی اور مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ اس چھوٹی بچی کا نام تاشا تھا۔ اب میرا خوف بالکل ختم ہو گیا تھا۔ میں نے بھی دل میں ٹھان لی تھی کہ دادا جان کو اوپر رہنے کے لیے راضی کرتی ہوں، کیونکہ اوپر رہنے میں کوئی ڈر خطرہ نہیں تھا۔ ہم بلا وجہ ہی ڈر رہے تھے۔ آج معمول کے مطابق میں چھت پر کھانا لے کر پہنچی، مگر وہ بچی چھت پر نہیں تھی۔ میں نے کافی دیر اس کا انتظار کیا لیکن وہ نہ آئی۔ آخری ملاقات میں تو میں نے تاشا کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ نیچے چلے، میں اسے اپنا کمرہ دکھاتی ہوں، لیکن اس نے میرے ساتھ نیچے آنے سے انکار کر دیا۔ اس دن کے بعد وہ نہیں آئی۔ آج 5واں دن تھا۔ مجھے تشویش ہونے لگی، پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں۔ میں کھانا اٹھائے واپس نیچے جانے لگی کہ اچانک میرے سامنے وہ بچی نمودار ہوئی۔ اس کے ساتھ میری ہی ہم عمر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں اچانک انہیں دیکھ کر ڈر گئی۔ تاشا رو رہی تھی۔ میری ہم عمر لڑکی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بہت شوق ہے تمہیں کھانا کھلانے کا، نیکیاں کرنے کا۔ انسانوں میں تمہیں کوئی نہیں ملا جس کے ساتھ نیکی کرو۔ تاشا کو روتا دیکھ کر مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں بھی اتنی ڈرپوک تو نہ تھی۔ میں نے تاشا سے کہا، تاشا تم نے کھانا کھایا ہے؟ میں روز تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ میری ہم عمر لڑکی جو کہ یقیناً جنساتی ہی تھی بولی، اپنی بکواس بند کرو اور یہ کھانا لے کر نیچے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ اوپر مت آنا۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ میں نے کہا یہ گھر ہمارا ہے۔ سچ یہ ہے کہ تمہیں یہاں نظر نہیں آنا چاہیے۔ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور تاشا کو تنگ کرنا چھوڑ دو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، کیا تمہیں تنگ کرنا شروع کر دوں؟ کیونکہ جب تک میں کسی کو تنگ نہ کر لوں مجھے مزہ نہیں آتا۔ بولو پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ تاشا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں اب یہاں نہیں آؤں گی۔ چلے ہم کوہکاف میں واپس چلتے ہیں۔ تاشا کی یہ بات سن کر اس کی بہن نے مجھے غصے سے دیکھا اور وہ دونوں غائب ہو گئیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے ان دونوں کو غائب ہوتا دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں جلدی جلدی نیچے آئی، کھانا کچن میں رکھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ ہم نے نیا گھر خریدا تھا، نیچے ہم رہتے تھے، اوپر جنات رہتے تھے، بلکہ وہ یہاں رہتے ہی نہیں تھے، یہ کہنا چاہیے کہ وہ یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ میں نے اس جن ذاتی کو بہادری دکھانے کی تو بڑی کوشش کی ہے، کہیں یہ بہادری مجھے مہنگی نہ پڑ جائے۔ اتنے میں میرے کانوں سے امی کی آواز ٹکرائی، حمیرہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے چونک کر امی کی طرف دیکھا۔ امی کچن کے اندر آئیں اور کہنے لگی، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں امی، تھکاوٹ ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے بخار ہو گیا ہو۔ امی نے کہا تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ ان کی یہ بات سن کر میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اچھا تو تمہیں میں بھوکا رکھتی ہوں، مطلب ظلم کرتی ہوں؟ تاشا کی سوتیلی بہن نے اسے بازو سے پکڑ کر پوری طرح جھنجھوڑا اور زمین پر دھکا دیتے ہوئے بولی، چھوٹی سی ہے لیکن کتنی میسنی ہے، اب اگر اس کمرے سے نکلی تو تجھے چاند سے مار دوں گی، سمجھی؟ تاشا نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کی سوتیلی بہن نے اسے زور سے ڈانٹا اور بولی، خبردار جو تو نے اٹھنے کی کوشش کی، میں جا رہی ہوں تیری نئی سہیلی کے گھر پر، اس کو بھی میں ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ وہ یاد رکھے گی۔ یہ کہہ کر تاشا کی سوتیلی بہن غائب ہو گئی۔ تاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تاشا کا بڑا بھائی جو پچھلے 10 دن سے لاپتہ تھا، اب تک اس کی بھی کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ تاشا کے بھائی یوسف کو جب 10 دن تک اپنی ماں اور باپ کی کوئی خبر نہ ملی تو وہ ان کی تلاش میں نکلا۔ یوسف اپنی سوتیلی ماں کی ماں سے ملا اور ان سے دریافت کیا۔ اس کی نانی نے بتایا کہ تمہارا باپ اور ماں تو 5 دن پہلے ہی یہاں سے چلے گئے ہیں۔ یوسف نے سنا تو بہت پریشان ہوا۔ وہ اپنی ماں اور باپ کی تلاش میں نکل پڑا، جنگلوں اور پہاڑوں میں بھٹکتا رہا۔
آخر ایک جگہ تھک کر بیٹھ گیا اور خود سے ہی باتیں کرنے لگا۔ نہ جانے میرے ماں باپ کہاں چلے گئے ہیں۔ اس سفر پر نکلنے سے پہلے کی بات ہے کہ یوسف کے باپ نے اسے تنہائی میں ایک موتی دیتے ہوئے کہا تھا، بیٹا یہ موتی سنبھال کر رکھنا، یہ موتی بہت قیمتی ہے، یہ شہنشاہ جنات نے میرے پاس رکھوائی ہے، یہ شہنشاہ کی امانت ہے۔ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ سفر پر جانا ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں گم نہ ہو جائے، اس لیے میرے آنے تک تم اس موتی کی حفاظت کرنا۔ میں صحیح سلامت واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ شہنشاہ کی یہ امانت تم نے انہیں لوٹا دینا ہے۔ یوسف نے وہ موتی لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ باپ کی یاد میں یوسف نے اپنے بالوں کی لٹوں میں چھپایا ہوا وہ موتی نکالا اور اسے دیکھنے لگا کہ دور سے ایک غار میں روشنی نظر آئی۔ اس نے وہ موتی واپس رکھ دیا اور روشنی کی طرف چل پڑا۔ یوسف غار میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اندر ایک بوڑھی چڑیل بیٹھی ہوئی ہے۔ چڑیل کی نظر یوسف پر پڑی تو اس نے اسے اندر بلا لیا۔ یوسف زمین پر بیٹھ گیا تو وہ بولی، کسے تلاش کر رہے ہو؟ یوسف نے قصہ مختصر تمام کہانی اسے سنائی۔ بوڑھی چڑیل نے کہا، چینوں کا ایک جوڑا قریب کے غار میں پچھلے 5 دن سے ٹھہرا ہوا ہے، کہیں تم ان کی بات تو نہیں کر رہے ہو؟ بوڑھی چڑیل کی یہ بات سن کر یوسف کھڑا ہو گیا اور بولا، کس غار میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ بوڑھی چڑیل نے کہا، میرے قریب کے غار میں ٹھہرے ہوئے ہیں، مگر جن کے ساتھ جو اس کی جنی ہے اس نے میرے پوچھنے پر بھی مجھے کچھ نہیں بتایا ہے۔ تم جا کر دیکھ لو، شاید وہی تمہارے ماں باپ ہوں۔ بوڑھی چڑیل کا یوسف نے شکریہ ادا کیا اور اس کے بتائے ہوئے غار کی طرف چل پڑا۔ وہ غار کے قریب پہنچا تو غار کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ یوسف ان آوازوں کو سن کر باہر ہی رک گیا اور غور سے ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ یوسف کی ماں باپ ہی تھے۔ یوسف کی ستیلی ماں کہہ رہی تھی، رتاس، میں تم سے آخری بار کہہ رہی ہوں کہ مجھے وہ موتی دے دو، میں نے تم سے شادی صرف اس موتی کے لیے ہی کی ہے۔ موتی دیے بغیر تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے۔ ہاں، اگر تم موتی مجھے دے دو گے تو یہ زہر جو تمہارے جسم میں دوڑ رہا ہے، اس کا توڑ صرف میرے پاس ہے، میں تمہیں بچا لوں گی۔ رتاس بولا، تم سے شادی کر کے میں نے ایک غلطی کی ہے، لیکن تمہیں وہ موتی دے کر میں دوسری غلطی نہیں کروں گا۔ وہ موتی شہنشاہ کی امانت ہے۔ چنی نے کہا، رتاس، کب تک بادشاہ کے محل کے درباری بنے رہو گے؟ کیا تمہیں اپنی طاقت بڑھانے کا کوئی شوق نہیں ہے؟ جن رتاس بولا، مجھے امانت میں خیانت کر کے اپنی طاقت بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ سن کر جنی غصے میں آ گئی اور بولی، تو یہی پڑے مرتے رہو۔ یہی سنتے ہی یوسف سے رہا نہ کیا، وہ فوراً غار کے اندر ہو گیا۔ یوسف کو غار کے اندر دیکھ کر اس کی سوتیلی ماں ہکا بکا رہ گئی۔ یوسف کا باپ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ یوسف کا باپ بیٹے کو دیکھ کر مسکرایا۔ یوسف جلدی سے باپ کے قریب بیٹھ گیا اور اس نے اپنے باپ کا سر اپنی گود میں رکھا اور اپنی سوتیلی ماں سے بولا، میں نے وہ موتی شہنشاہ کو دے دیا ہے، اگر تم میں ہمت ہے تو جاؤ اور شہنشاہ سے وہ موتی لے لو۔ یہ سن کر یوسف کی سوتیلی ماں نے کہا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں وہ موتی لینے واپس آؤں گی۔ یہ کہہ کر اس کی سوتیلی ماں غائب ہو گئی۔ یوسف کا باپ جو بیٹے کے گود میں سر رکھے تڑپ رہا تھا بولا، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے جلدی سے قبیلے لے چلو۔ یوسف نے اپنی پوری طاقت لگا دی اور آن کی آن میں باپ کو لے کر شہنشاہ کے محل کے باہر پہنچا ہی تھا کہ اس کا باپ مر چکا تھا۔ یوسف نے باپ کی لاش کو محل کے باہر ہی رکھا اور شہنشاہ کے لیے ضروری پیغام بھجوایا۔ کوکاف کا شہنشاہ باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ جن حاضر ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، ہمارے قبیلے کا موسس رتاس جن جو 20 دن سے لاپتہ تھا، اس کا بیٹا رتاس کی لاش لے کر قبیلے واپس آیا ہے اور آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہے۔ جن رتاس کی موت کا سن کر شہنشاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کہا، فوراً جن رتاس کے بیٹے کو یہیں بھیجو، میں اس سے یہیں ملوں گا۔ یہ سن کر جن ادب سے سر جھکائے چلا گیا۔ چند لمحوں بعد یوسف حاضر ہوا۔ شہنشاہ نے اسے دیکھتے ہی کہا، یوسف، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ یوسف نے سب سے پہلے تو اپنے بالوں کی لٹوں میں چھپایا قیمتی موتی نکالا اور اسے شہنشاہ کو دیتے ہوئے بولا، شہنشاہ جنات کے درجات بلند ہوں، میرے باپ نے گھر سے جانے سے پہلے آپ کی یہ امانت مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ اگر میں واپس نہ آیا تو یہ امانت آپ تک پہنچا دوں۔ شہنشاہ نے کہا، رتاس نے ایسا کیوں کہا؟ کیا اسے پہلے سے علم تھا؟ نہیں معلوم حضور والا، لیکن شہنشاہ جنات بولا، لیکن کیا؟ تم رک کیوں گئے؟ ہمیں پوری بات بتاؤ۔ رتاس جن میرے خاص وفاداروں میں سے تھا،
اس کی موت میرے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ یوسف سر جھکا کر بولا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری سوتیلی ماں اس کی ذمہ دار ہے۔ اس نے اس موتی کی لالچ میں میرے باپ سے شادی کی تھی۔ یوسف نے تمام ماجرا تفصیل سے شہنشاہ کو سنا دیا۔ یہ سنتے ہی شہنشاہ کوکاف نے اپنے خاص جن بلوائے اور انہیں حکم دیا کہ جہاں بھی رتاس کی قاتلہ جنی ملے اسے پکڑ کر لے آؤ۔ یوسف باپ کی لاش کو چینوں کے قبرستان میں لایا اور اسے دفنا کر گھر کی طرف چل پڑا۔ اسے اپنی چھوٹی بہن تاشا کی فکر ہو رہی تھی۔ نہ جانے 10 دن سے وہ کس حال میں ہوگی۔ یوسف گھر پہنچا، دروازہ باہر سے بند تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر پہنچا۔ تاشا پچھلے 2 دن سے بھوکی پیاسی کمرے میں بند تھی۔ بھائی کو دیکھ کر وہ خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر شدید نکاہت کی وجہ سے دوبارہ زمین پر گر گئی۔ یوسف نے چھوٹی بہن کو گود میں اٹھا لیا۔ تاشا کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی۔ یوسف نے بولا، تاشا میری بہن، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تاشا نے کہا، بھائی آپ ابا کو ساتھ نہیں لائے ہیں۔ یوسف بولا، ابا لمبے سفر پہ گئے ہیں، آ جائیں گے۔ تم گھبراؤ نہیں، مجھے یہ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تاشا نے روتے ہوئے کہا، بھائی میری سوتیلی بہن بہت بری ہے، مجھے بھوکا پیاسا کمرے میں بند رکھتی ہے۔ آج میں 2 دن سے بھوکی ہوں، اگر آج آپ نہ آتے تو میں بھوکی مر جاتی۔ یہ سن کر یوسف نے چھوٹی بہن کو گلے سے لگا لیا اور بولا، چلو میں پہلے تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ جس دن سے چھوٹی تاشا کو اس کی سوتیلی بہن جنزادی لے کر گئی تھی، 2 دن ہو چکے تھے مگر تاشا دوبارہ نہ آئی۔ اسی دن سے مجھے بہت تیز بخار تھا، مگر میرا بخار کسی طرح بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ تیز بخار میں بھی امی سے نظر بچا بچا کر اوپر جاتی کہ شاید تاشا آئی ہو، مگر اس کی کوئی خبر نہ مل رہی تھی۔ جب سے مجھے بخار چڑھا تھا، تاشا کی سوتیلی بہن نے میرا جینا بھی عذاب کر رکھا تھا۔ مجھے پوری رات ڈراؤنے خواب آتے۔ میں رات کے وقت کئی بار ڈر کر اٹھ جاتی۔ آج تو مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ گھڑی کی سوئی رات کے ٹھیک 12 بجا رہی تھی۔ کمرے میں اس قدر خاموشی تھی کہ میری چلتی سانسوں کے علاوہ صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ابو نے کہا تھا کہ اگر آج بھی میرا بخار کم نہ ہوا تو کل وہ مجھے کسی اور اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ آخر جاگتی آنکھوں میں بھی نیند کا نشہ آنے لگا کہ اچانک میرے بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھی تاشا کی سوتیلی بہن مجھے نظر آنے لگی۔ میں اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی کہ شاید یہ میرا وہم ہو، یہ بخار دماغ پر چڑھ گیا ہے۔ لیکن نہ تو یہ میرا وہم تھا اور نہ ہی بخار دماغ پر چڑھا تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے تاشا کی سوتیلی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ ہنستے ہوئے بولی، کمال ہے، جب سے تو نے میرے غصے کا سامنا کیا ہے تب سے تیز بخار میں تپ رہی ہے۔ باتیں تو اتنی بڑی بڑی کر رہی تھی جیسے شہنشاہ جنات کو بھی ہرا دے گی۔ بڑا افسوس ہوا کہ بس اتنی سی ہمت تھی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ تیری حالت پہ روؤں یا ہنسوں۔ میں نے کہا، تاشا کہاں ہے؟ وہ بولی، اوہ پہلے اپنی خبر تو لے لے، پھر تاشا کی خبر گیری کرنا۔ ہاں اتنا بتا سکتی ہوں کہ تو یہاں پڑی ہے اور اسے بھوکا پیاسا میں نے وہاں بند کر رکھا ہے، کیونکہ اسے مارنے کے لیے بھوک ہی کافی ہے، مجھے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے کہا، تم سالم ہو لیکن تمہارا یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ تاشا معصوم ہے، اسے چھوڑ دو۔ میں تو انسان ہوں، تمہاری میرے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے مگر وہ تو تمہاری طرح جنساتی ہے، تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ یہ سن کر وہ صوفے سے اٹھی، مجھے گھورتے ہوئے میرے قریب آئی۔ اس نے میری گردن پکڑ لی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اگر چاہوں تو ابھی تیری یہ گردن تن سے الگ کر دوں، مگر میں یہاں صرف تجھے آخری بار سمجھانے آئی ہوں کہ اگر تو دوبارہ مجھے اوپر نظر آئی تو نیچے صرف تیری لاش آئے گی۔ میری ماں تاشا کے باپ اور بھائی کو اب تک مار بھی چکی ہوگی۔ سوچ، تاشا کا باپ جن ہو کر میری ماں کا مقابلہ نہیں کر سکا تو کیا چیز ہے؟ تجھے تو مرنے سے پہلے پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے میری گردن کو دبایا کہ میرا سانس رکنے لگا۔ میں نے بری طرح ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیا کہ اچانک اس نے میری گردن چھوڑ دی۔ میں نڈھال ہو کر بستر پہ گری۔ وہ بولی، میں جا رہی ہوں، اگر مجھے دوبارہ آنا پڑا تو اکیلی نہیں آؤں گی بلکہ تیری موت ساتھ لے کر آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ جنساتی غائب ہو گئی۔ میں بستر پر نڈھال پڑی تھی، اٹھنے کی کوشش کی مگر بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ نہ اٹھ سکی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ مجھے تاشا کو اس کے والد کے بارے میں بتانا تھا مگر آدھی رات کے وقت میں کہاں جا سکتی تھی؟ میں نے ہمت کی، اٹھی،
अम्मी के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि नीचे गिरी और बेहोश हो गई। मेरे दरवाजे और फिर जमीन पर गिरने की आवाज ने अम्मी को जगा दिया। दोपहर के 12 बजे मेरी आंख खुली। अप्पू मेरे बाजू में लगी हुई मेरी ट्रिप निकाल रहे थे। अम्मी मेरे पास ही खड़ी थी। मुझे होश में आता देखकर मेरे पास बैठ गई और बोली, कैसी है अब मेरी बेटी? अप्पू ने ट्रिप निकालते हुए कहा, बुखार काफी हद तक कम हो चुका है। डॉक्टर ने मुकम्मल बेड रेस्ट करने के लिए कहा है, इसलिए जब तक बुखार बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तुम्हें अपने कमरे से निकलने की जरूरत नहीं। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? मैंने हाँ में सर हिला दिया। अप्पू ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, शाबाश, खुश रहो, जीती रहो। अप्पू अम्मी से कहने लगे, हमारी बेटी की तबीयत अब बेहतर है, आप इसे दलिया वगैरह खिलाएं, मैंने जरूरी काम से मार्केट जाना है। अम्मी ने कहा, ठीक है, आप जाएं। अप्पू ने मुझे मुस्कुराते चेहरे के साथ अल्लाह हाफिज कहा और चले गए। अम्मी मेरे लिए दलिया ले आई। मैंने दलिया खाया, फिर अम्मी ने मुझे दवाई दी और बोली, माशाल्लाह, बुखार काफी कम है। तुम्हारे भाई भाभी हॉस्पिटल गए हुए हैं, मैं जरूरी काम से अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम आराम से लेटी रहो। मैंने कहा, ठीक है अम्मी। मगर मुझे आराम कहाँ था, मुझे ताशा की फिक्र हो रही थी। अम्मी के जाने के बाद मैं हिम्मत करके उठी। बुखार का जोर टूट चुका था। कमरे से बाहर आई, बाहर कोई नहीं था। मैं बिला ताखीर छत पर पहुंच गई। मुझे अंजाम का इल्म नहीं था, मैं बस ताशा से मिलना चाहती थी। मैं ऊपर पहुंची तो ताशा उसी जगह बैठी थी जहां वो बैठा करती थी। मुझे देखते ही वो खड़ी हो गई और मुस्कुराने लगी। मुझे उस छोटी सी जिनसाती से इतनी उनसियत हो गई थी कि मेरा दिल चाहा कि मैं उसे गले से लगा लूं। मैं उसके करीब गई। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया मगर तुम नहीं आई। मैं रोज छत पर तुम्हारे लिए आती थी। मगर वो खामोश थी। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा और उस कमरे की तरफ चल पड़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मेरी चीख निकल गई। क्या देखती हूँ कि कमरे में मेरी अम्मी और भाभी एक साथ बैठी हुई हैं। दूसरे कोने में भाई, अप्पू और दादा जान इकट्ठे बैठे हुए हैं। सबकी आंखें आधी खुली हुई थी और सब देखने में ऐसे लग रहे थे कि जैसे उन्होंने कोई गहरा नशा किया है और वो सब के सब अभी इस नशे से मर जाएंगे। ये मंजर देखकर तो मुझे अपने हवास खो देने चाहिए थे, मगर मुझे पहली बार अपनी इस खूबी का इल्म हुआ कि अल्लाह ने मुझे मजबूत असाब का मालिक बनाया था। फौरन मेरे दिमाग में घंटी बजी और मेरे दिल से एक आवाज आई, ये सब मेरे घर वाले नहीं हैं। मैं 2 कदम पीछे हटी और वापसी के लिए मुड़ी तो मेरे पीछे एक जिनज़ादा खड़ा था। मैं दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। उसने अपनी उंगली से कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया तो दरवाजा बंद हो गया। मुझसे चंद कदम के फासले पर ताशा खड़ी थी। वो जिनज़ादा ताशा से कहने लगा, ताशा की तबीयत खराब होने के बाइस मैं इसे महल में छोड़ आया हूँ, इसलिए तुम्हें ताशा बनने की अदाकारी करने की कोई जरूरत नहीं है। ताशा ने जो ही ये सुना तो वो तेजी से ताशा की सौतेली बहन में बदल गई। अरे ये ताशा नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन है, मैंने दिल ही दिल में कहा। उसे देखकर मेरे औसान खता हो गए थे। ताशा की सौतेली बहन बोली, तुम जिंदा कैसे वापस आ गए? जिनज़ादा बोला, किसी के मरने या जीने का फैसला तुम या तुम्हारी माँ नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ मेरे बाप को धोखे से मारने में कामयाब हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम लोग चाहोगे वही होगा। मैं तो तुम लोगों की नफरत देखकर हैरान हूँ कि तुम्हारी माँ ने मेरे बाप को महज एक मोती के लिए मार दिया और तुम्हें 5 साल की छोटी सी बच्ची पर तरस नहीं आ रहा। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि तुम लोग भी तरस खाए जाने के हकदार नहीं हो। जिनज़ादी चिल्लाई, अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि मेरी माँ किधर है? जिनज़ादा बोला, उसे शहंशाह जिन्नात के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया है और वो इस वक्त कैद खाने में कैद में है। और अब तुम्हारी बारी है। हमारे साथ तुम्हारा झगड़ा खत्म नहीं हुआ था कि तुमने इंसानों को भी तंग करना शुरू कर दिया। ये सुनकर तो जिनज़ादी बिल्कुल पागल हो गई और इतनी जोर से चीखी कि मुझे अपने दोनों कानों पर दोनों हाथ रखने पड़े। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ये कहकर जिनज़ादी ने जिनज़ादे पर हमला कर दिया। वो उड़ती हुई जिनज़ादे के करीब आई, लेकिन जिनज़ादा ज्यादा ताकतवर था। उसने जिनज़ादी को हवा में ही रोक लिया और उसे गर्दन से पकड़कर इतनी जोर से फर्श पर फेंका कि वो दोबारा ना उठ सकी। इसी असना में 2 जिनज़ादे वहां नमोदार हुए। उन्होंने ताशा की सौतेली बहन जिनज़ादी को उठाया और चले गए। उनके जाने के बाद जिनज़ादा मुझसे मुखातिब हुआ। मैं अब तक डरी सहमी दीवार के साथ लगी खड़ी थी। जिनज़ादा मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला,
आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं ताशा का बड़ा भाई हूँ। मुझे ताशा ने ही यहाँ भेजा है। ताशा ने मुझे बताया कि हमारी सौतेली बहन आपकी जान के दर पे है, तो मैं सबसे पहले आपके पास आया। यहाँ आने का मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। अगर मुझे देर हो जाती तो पता नहीं वो आपके साथ क्या करती। मैं घबराते हुए बोली कि अंदर मेरे घर वाले। जिनज़ादा मुस्कुराया और कहने लगा, उस कमरे में आपके घर वाले नहीं हैं। आप ये समझ लें कि मेरी सौतेली बहन ने आपको अपने जाल में फंसाने के लिए आपको एक ऐसी जीती जागती तस्वीर दिखाई थी कि आप उसे सच समझने लगे। आप परेशान ना हो, आपके घर वाले खैरियत से हैं। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। जिनज़ादा बोला, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी छोटी बहन का ख्याल रखा, लेकिन अब आप बेफिक्र रहें और दूसरी मंजिल से अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी सौतेली बहन और सौतेली माँ जब तक जिएंगी कैद खाने में ही कैद रहेंगी। मैं जैसे ही बिल्कुल ठीक हुई, मैंने जिद करके दूसरी मंजिल को फर्निश्ड करवाया, लेकिन चंद दिनों पर सुकून से गुजारने के बाद अब सब घर वाले मुतमईन थे। हमारी जिंदगी की रौनकें बहाल हो चुकी थीं। मगर ये किसी को इल्म नहीं था कि ताशा अब भी कभी कभार मुझसे मिलने के लिए आती थी और मुझसे ढेरों बातें करती थी। मगर ताशा के साथ जो भी मेरे दिन गुजरे वो मेरी जिंदगी के यादगार दिन थे। लेकिन वो दिन ताशा के लिए बहुत मुश्किल था, जिस दिन उसे पता चला कि उसके अब्बा को उसकी सौतेली माँ ने कत्ल कर दिया है। उस दिन ताशा मेरे पास आई और बहुत रोई। भले ही वो जिनकी बच्ची थी, लेकिन मैंने महसूस किया था कि वो एक हसास दिल रखती थी और अपने इर्द गिर्द के वाकयात को बड़ी शिद्दत से महसूस करती थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।